Tell us everything you do. All the become strategies. हाँ तो भाई नमस्कार, स्वागत है आपका वाईफाई डिफेंस चैनल पर। और एक और लेक्चर के साथ में पिछले टर्न मैराथन पढ़ा था और आप लोग मेरे ख्याल से स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, है ना। थोड़ा सा कोरोना की दिक्कत चल रही है इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि आपको दिक्कत हो। बाकी आप लोग के कमेंट हेलो हेलो, नमस्ते, राधे राधे, ठीक है। जब तक आओगे तब तक ठीक है भाई। अरे आप तो बिल्कुल ही चौधरी हो गए भाई। चरण निष्पक्ष भाई, धन्यवाद धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो, रोहित, रचित, पंकज, शंकर, अजय, राघव सिंह, अंकित, विशाल, साहिल, सभी को नमस्कार, है ना। और बाकी एक काम कर दीजिए, अब इसको शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, वाईफाई स्टडी को, डिफेंस चैनल को। और सभी को शेयर कर दीजिए जितने भी आपके टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, या आपकी महिला मित्र वगैरह हैं, उन लोगों से भी कह दीजिए कि शेयर कर लें। जितना शेयर हो सकता है उतना अच्छा है, ठीक है ना। ठीक है भाई, चलो भाई, बिल्कुल चलेगी, इंग्लिश की क्लास भी चलेगी, है ना। बहुत शानदार दिख रहे हो भाई, ऐसी तारीफें करती रहा करो। तारीफें थोड़ा मोटिवेशन ज़्यादा देती हैं आपके कमेंट से। चलो तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, काफ़ी दिनों बाद आपके साथ मुलाकात हुई है ना। मैं भी आप लोगों को मिस कर रहा था कि भाई कहाँ हो, कोई मेरे पास बचा नहीं डांट देने के लिए, किसी को डांटने के लिए। चलो आज आ गए हो। हेलो, आई एम गुड। ठीक है भाई। हाँ भी तूफानी, क्या हाल चाल। धनिया नहीं लाए भाई? बिल्कुल, धनिया बनिया सब आ रहा है घर में, हमें ही जाना पड़ता है। ठीक है भाई, चलो। महिला मित्र मीन्स, अरे भाई नादान बच्चे। चलो तो देखो, लास्ट टर्न क्या पढ़ा था मैराथन क्लासेस में, आपको याद हो हमने मैराथन क्लासेस में एक चीज पढ़ी थी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, कैसे उसको निकालते हैं। मैंने आपसे कहा था कि सबसे लंबी दूरी यानी एक्चुअल पाथ, वास्तविक रास्ता, जो वास्तविक रास्ता होता है उसको हम आपके कहते हैं डिस्टेंस यानी दूरी। और जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, सीधा जो पाथ होता है, उसको हम कहते हैं आपका शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट, जिसको हिंदी में विस्थापन कहते हैं। इन दोनों बातों को पढ़ा था। कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे। न्यूमेरिकल्स अगर आपको याद हो तो हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे जिसमें पहिया चक्कर घूम रहा था। भैया चक्का घूम रहा था, तो चक्का घूमने पे मैंने कहा था कि आधा पहिया घूम जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन क्या रहा होगा, जिसको आप नहीं बता पाए थे, मैंने बताया था। तो ऐसी हमने छोटी छोटी बातें के कुछ क्वेश्चंस किए थे, छोटे छोटे क्वेश्चंस किए थे। आज हम एक और क्वेश्चन लेकर आते हैं और आज का टॉपिक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को जहां खत्म किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मैराथन क्लासेस नहीं ली हैं तो मैराथन क्लासेस को जरूर देखिएगा। अभी मत देखिए, अभी इस लेक्चर के बाद देखिएगा, है ना। इस लेक्चर के बाद नीरज सर का लेक्चर है, इसके बाद देखिएगा, ठीक है भाई। नाम लो भाई। हेलो प्रीतम, हेलो प्रीतम, बिल्कुल भाई, हमारा दिल आपके पास है, ठीक है भाई। चलो तो हमने इतनी चीजें जान ली थी और एक आध क्वेश्चन को हम और ले लेते हैं, फिर देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन था, ताकि इन चीजों को समझ पाए। मेरी बात समझिएगा। लेटेस्ट से एक क्वेश्चन दे दिया मुझसे और मुझसे पूछा कि बताइए दूरी, डिस्टेंस जो होगा मैं कह सकता हूं वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होगा। दूरी जो होगा वो क्या होगा, विस्थापन से हमेशा बड़ा होगा। आप बोले सर हम कैसे मान लें, जब तक आप एग्जाम्पल नहीं दोगे हम कैसे माने। चलो एग्जाम्पल ले लो। एक बात समझना, मैंने कहा कि कोई वस्तु यहां 4 मीटर चलती है, मैंने कहा 3 मीटर चलती है आगे।
बताइए दूरी और विस्थापन क्या रहे होंगे। आपने कहा सर देख लेते हैं, दूरी रही होगी 7 मीटर, है ना। इसमें तो नहीं है चक्कर खा गए, नहीं तो हाथ पैर घूम तुम्हारे फूलने लग जाएं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा विस्थापन, तो विस्थापन की बात करें तो बेटा डिस्प्लेसमेंट रहा होगा 7 मीटर। आपने बोला कि भैया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। हेलो, ठीक है। तो दूरी और विस्थापन क्या निकल कर आए, दोनों 7-7 मीटर आए। इसका मतलब यह हुआ कि दूरी और विस्थापन क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। हमने कहा ठीक है। आपने कहा चलो एक और एग्जांपल ले लें। हमने कहा 4 मीटर में ऐसे चला, 3 मीटर ऐसे चला। ओ यार, हेलो हेलो, नमस्कार बेटा, अभी उस वाईफाई स्टडी पे क्लास चल रही है, इस पे आ जाओ। सॉरी। तो हमने कहा दूरी क्या होगी, हमेशा विस्थापन से बड़ी होगी। तो आपने कहा अगर मैं 4 मीटर और 3 मीटर ले लूं तो दूरी कितनी होगी। आपने कहा दूरी तो सर अभी भी 7 मीटर है, लेकिन विस्थापन कितना हो गया है, तो विस्थापन हो गया है आपका 5 मीटर। 5 मीटर कैसे हुआ, आप ये वाला बता देंगे विस्थापन। आपने कहा ठीक है, और एग्जांपल ले लो। आपने कहा मैं 4 मीटर तो गया सीधे और फिर वापस लौटा, और वापस लौटकर कितना आया, दोबारा से आ गया कितना, 3 मीटर। अब मैंने कहा अब बताइए दूरी और विस्थापन क्या होगी। तो आपने कहा दूरी क्या होगी, अभी बोलेंगे 7 मीटर, और विस्थापन क्या रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट, तो आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रहा होगा सर 1 मीटर। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं कोई भी केस ले लूं, बेटा कोई भी केस पढ़ लूं, तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि दूरी जो है, डिस्टेंस, वो हमेशा या तो बड़ी है, हमेशा या तो बड़ी है, या फिर बराबर भी हो सकती है। समझ में आ रहा है, बराबर भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा भैया जो विस्थापन है इससे छोटा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो सिंपल सी बात है, या तो दूरी हमेशा बड़ी होगी या फिर बराबर भी हो सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपकी किताब में, उस किताब में क्वेश्चन डाल रखा है कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यानी दूरी बटा विस्थापन क्या होगा। समझते जाना बेटा, दूरी बटा विस्थापन निकालना है। क्या हिंदी में भी लिख दूं, नहीं तो हिंदी वाले बुरा मान जाए। दूरी बटा विस्थापन क्या होगा, तो भैया इतनी गणित तो मुझे भी आती है कि जब डिस्प्लेसमेंट इस साइड जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन 1 हो जाएंगे। यानी अगर मुझे इन दोनों का रेशियो लिखना होता तो क्या होता, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होता। बहुत सिंपल से तरीके से हम बता सकते हैं कि दूरी और विस्थापन जो होंगे वो इस तरीके से रिलेशन में आएंगे। ठीक है ना। क्लास टाइमिंग 5 बजे, हाँ भाई आज शाम से 5 बजे आपको यहीं पर मिलना है और यहीं पर क्लासेस लेना है, ठीक है ना। और यकीन मानिए आपके एग्जाम का, आप पहले से मुझे जानते हैं, आपकी किताब का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की है चिंता मत कीजिए। इसके अलावा पिछली बार हमने कुछ आपके एग्जाम्पल्स वगैरह क्वेश्चंस कुछ कम किए थे, इस बार हम क्वेश्चंस को और ज्यादा इंक्रीज कर देंगे, तो आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता अलग से नहीं पड़ेगी, इसी के अंदर कराता जाऊंगा, ठीक है ना। चलो पहला तो यही चीज कि दूरी और विस्थापन के बीच में क्या रेशियो होता है। दूसरी बात, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने कर रखा है, लेकिन फिर भी यदि कोई धावक लिखते जाना साथ साथ अपने नोट्स खुद बनाए, अपने नोट से अच्छी इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। सबसे अच्छी चीज है अपने खुद के हाथों के नोट्स बनाना। अपने साथ वाले के हाथ से नोट मत बना लेना, अपने हाथों से नोट्स बनाना है, ठीक है ना। इफ अ रनर कंप्लीट, यदि कोई धावक एक वृत्त, यदि कोई धावक एक वृत्त 40 सेकंड में पूरा करता है, यदि कोई धावक एक वृत्त 40 सेकंड में पूरा करता है, यदि कोई धावक एक वृत्त 40 सेकंड में पूरा करता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड बाद, तो 2 मिनट 20 सेकंड बाद दूरी और विस्थापन बताइए। तो 2 मिनट 20 सेकंड बाद दूरी और विस्थापन बताइए। आप साथ में डाउट्स भी पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट आता है तो डाउट पूछते रहिए, मुझे क्वेश्चन से कोई एलर्जी नहीं है। आपके मन में जो सवाल आता है पूछते रहिएगा, ठीक है ना। चाहे टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, न्यूमेरिकल हो, थ्योरी हो, कुछ भी हो। यदि कोई धावक एक वृत्त 40 सेकंड में पूरा करता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड बाद दूरी और विस्थापन बताइए।
ऑप्शन दे रखे हैं कि भैया कितना होगा, तो आपने 7 पाई आर होगा, पाई आर होगा, 2 पाई आर होगा या 2 आर होगा। इसके साथ साथ पाई आर होगा, 7 पाई आर होगा, 2 आर होगा या 7 पाई आर होगा। ठीक है ना, ये मेरे पास ऑप्शन है। मैं आपको बता दूं क्या क्या बोला है। पहला मैंने आपको बताया है डिस्प्लेसमेंट, दूसरा है आपका, पहला है डिस्टेंस, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, यानी पहला दूरी है, दूसरा विस्थापन है। आपको बताना है कि कौन सी चीज रही होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, 7 पाई आर डिस्प्लेसमेंट, हाँ बहुत सारे लोग तो पता ही है। चलो क्वेश्चन को एक और बार देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन बोला गया कि एक धावक यानी एक दौड़ने वाला, एक रनर एक सर्कल कंप्लीट करता है 40 सेकंड में। मान लो कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। अब ये बात भैया यूनिफॉर्म तो पता नहीं है, तो यूनिफॉर्म ये समझ लो बेटा एक समान गति से चलता है। जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हो ना, तो मोटरसाइकिल को आप 60 की स्पीड पे ले आए। अब आपने कहा कि मोटरसाइकिल को मैं 60 की स्पीड से कम नहीं करूंगा। खैर आप तो 60 पे नहीं चलाते हैं, आप तो 100-150 पे चलाते हैं, तो जितनी चला रहे हो मैं बोलूंगा ना कम करूं ना ज्यादा करूं, तो ऐसी इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म, एक समान। अगर टेक्निकल भाषा में बोलूं तो कवर्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन इक्वल टाइम। इक्वल इंटरवल मतलब बराबर बराबर दूरी बराबर बराबर समय में तय करना। पर आपको क्या, आपने कहा कि अगर कोई धावक पूरा वृत्त कितने में करता है, 40 सेकंड में, आधा वृत्त कितने में होगा, तो आपने सर 20 सेकंड में रहा होगा अगर यूनिफॉर्म है तो। 2 मिनट 20 सेकंड बाद बताना है, यानी मुझे बताना है कि आदमी 140 सेकंड बाद कहां होगा। अगर मुझे 140 सेकंड बाद बताना है तो समझना, एक सर्कल 40 सेकंड, दूसरा सर्कल 80 सेकंड, तीसरा सर्कल 120 सेकंड और आधा सर्कल 140 सेकंड। आ रही है बात समझ में? दोबारा देखो, एक चक्कर 40 सेकंड 40 सेकंड, हाँ इंग्लिश वाले, दूसरा चक्कर 80 सेकंड 80 सेकंड्स, तीसरा सर्कल 120 सेकंड 120 और इसके बाद क्या हुआ 140। यानी मैं कह सकता हूं कि टोटल कितना दूरी तय हुई है, बोल सकता हूं 3 तो पूरे सर्कल तय किए हैं सर आपने, और इसके साथ में आपने आधा सर्कल दिया है। अगर नहीं आया तो शांति से बैठकर, एकांत में बैठकर सोचिए, यही होगा। यानी आदमी यहां पहुंच चुका होगा, यहां से चला था यहां पहुंच चुका है, 3.5 सर्कल तय कर चुका है। हाँ भाई कुछ कह रहे हो? चलो एक्सेलरेशन 0, कौन है भाई एक्सेलरेशन 0? अच्छा यूनिफॉर्म स्पीड बता दी, अच्छा यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलनी, चलो ठीक है। 3 सर्कल का मतलब 3 इंटू 2 पाई आर, प्लस में कितना होगा पाई आर। एक सर्कल कितना लंबा है, 2 पाई आर है ना, तो ऐसे 3 सर्कल हुए, मतलब 3 इंटू 2 पाई आर कितना हुआ 7 पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये होगा विस्थापन, और विस्थापन कितना रहा होगा आर और आर 2r। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना रहा होगा विस्थापन 2r, और डिस्टेंस कितना रहा होगा 7 पाई आर। बस इतना सा क्वेश्चन है। तो दूरी और विस्थापन के हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने थोड़ा सा और बढ़ाया है। खासकर एक जो सर्कल वाला जो आपको क्वेश्चन बताया था, उस क्वेश्चन को मत भूलना, जिसकी हमने वैल्यू बोली थी 2r sin θ/2, जिसको आप शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हो। देखो फिजिक्स में भी कई सारे न्यूमेरिकल्स करते वक्त शॉर्ट ट्रिक लगती है, उन शॉर्ट ट्रिक्स को हम यूज करते चलेंगे साथ ही साथ। फिर भी आपको बताता चलूंगा, आप उसको 2r sin θ/2 लिख सकते हैं, मैंने आपको बोला था। चलो इतना टॉपिक हो चुका था। आज के लिए हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बेटा पाई आर नहीं होगा विशाल कुमार, बेटा 2r होगा ना। बेटा ये पाई आर कैसे लिख दोगे, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा रास्ता। तो सबसे छोटा रास्ता क्या है 2r है, तो बेटा 2r आंसर होगा ना, 2r। ठीक है ना, तो गलती मत कर देना, 2r है। ठीक है, मिटा दूं 1 2 3, चलो भाई आज के लिए कुछ टॉपिक नया। सर आज इंग्लिश की क्लास नहीं होगी, मेरे ख्याल से आज इंग्लिश की क्लास नहीं होगी। आपको पता है नीरज सर लाइव आए थे, आपको बताया था, है ना, आपने शायद मिस कर दिया। आज तो नहीं होगी, 2-3 दिन बाद होगी। चलो आज के लिए अच्छा सा टॉपिक है, इसका नाम है स्पीड और वेलोसिटी।
ध्यान से समझना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये एस स्पीड जीरो होगी तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी जीरो होगी तो स्पीड क्या होगी, एक्सेलरेशन जीरो होगा तो स्पीड क्या होगी, स्पीड जीरो होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा। हजारों तरह के क्वेश्चन बने हैं और आप लोग उसी में चौंक जाते हैं। तो ध्यान से देखते जाना कि स्पीड और वेलोसिटी होते क्या है, और उसको डेली लाइफ से जोड़ना, जो रोजाना जिंदगी में चल रहा है हमारे, उसके साथ जोड़ते जाना। स्पीड इज अ स्केलर, वेलोसिटी इज अ वेक्टर। वेक्टर मतलब होता है सदिश, ये होता है वेग। स्पीड मतलब होता है चाल, और ये होता है अदिश। बहुत ज्यादा डीप थ्योरी तो नहीं जानना है हमें, परंतु हम जितना कंसेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो देख रहे हैं। देखना, स्पीड और वेलोसिटी का मतलब क्या है। पहली बात, स्पीड का मतलब ये होता है स्केलर है, अदिश का मतलब जिसके अंदर दिशा नहीं होती, यानी डायरेक्शन नहीं होती, यानी दिशा से प्रभावित नहीं होती, दिशा के बदलने से बदलती नहीं है। आपने कहा मैं यहां से सीधा गया, मैंने बोला बताओ क्या स्पीड और वेलोसिटी सेम होगी, क्या चाल और वेग सेम रहे होंगे। तो बेटा अगर आपने दिशा नहीं बदली है, तो डायरेक्शन नहीं बदली है, तो स्पीड और वेलोसिटी क्या होंगे, सेम होंगे। अभी मैं आपको प्रूव करके भी बता दूंगा, लेकिन फिर भी अभी समझते जाना स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड का यानी चाल का फॉर्मूला क्या है। स्पीड का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे कायदे से इससे दूरी बटा समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लिखना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, जो हम बचपन से रट्टा मार के आए हैं वही पढ़ रहे हैं। दूरी बटा समय। वेग की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी विस्थापन बटा समय। हिंदी वालों के लिए विस्थापन बटा समय, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इतना सा ही फर्क है बस, और कोई भी फर्क नहीं है, और कोई भी फर्क नहीं है, बस इतना सा ही फर्क है। तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है। एक बात मुझे बताना, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, सदिश राशियां होती हैं, समझना, जितनी भी सदिश राशियां होती हैं, वेलोसिटी यानी वेग, जैसे फोर्स हो गया, बल हो गया, जैसे मोमेंटम हो गया, संवेग हो गया, वेलोसिटी वेग जो है वो क्या है, वेक्टर है। और सदिश राशियों में क्या होता है, दो चीजें होती हैं। क्या क्या होता है, एक तो होता है इनमें परिमाण, मैग्नीट्यूड, जानते हो मैग्नीट्यूड। मैंने कहा मैं 1000 किलो टमाटर लेकर आया मार्केट से, तो जो 1000 जो नंबर है वो क्या है, मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड के साथ क्या है, डायरेक्शन है। डायरेक्शन मतलब दिशा भी है। धीरे से आराम से देखना, तो इसमें एक तो परिमाण है, एक दिशा है। इसमें क्या है, सिर्फ परिमाण है। स्पीड में मतलब स्केलर में क्या है, परिमाण है। मतलब अगर मैग्नीट्यूड बदलेगा तभी स्पीड बदलेगी, अथवा स्पीड नहीं बदलेगी। कहने का मतलब ये हुआ, मैं मोटरसाइकिल लेके जा रहा हूं 40 की स्पीड से, और 40 की स्पीड से अगर मैंने 41 कर दी तो बदल गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्शन बदल दोगे तो स्पीड बदल जाएगी, क्योंकि स्पीड डायरेक्शन पर, दिशा पर निर्भर करती ही नहीं है, दिशा पर निर्भर करती ही नहीं है। समझ रहे हैं, ठीक है। तो हाँ भाई, दिशा देखो भाई, वेलोसिटी वेक्टर है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। यानी इसका मतलब ये हुआ, ये चीज दो पर निर्भर करती है। ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से बदल रही थी, पर इसको अगर बदलना है वेलोसिटी को, तो चाहे आप डायरेक्शन बदल दें, चाहे आप मैग्नीट्यूड बदल दें, इनमें से कोई सी भी चीज बदलोगे तो क्या बदलेगी, वेलोसिटी बदलेगी। इनमें से कोई भी चीज बदलेगी तो क्या बदलेगी, वेलोसिटी बदलेगी, वेग बदलेगा। नहीं समझ में आया, दोबारा देखो। स्केलर वेक्टर का मतलब समझा रहा हूं, क्या समझना। अगर मैं कहता हूं कि मैं अगर इनमें से सिर्फ अकेली डायरेक्शन बदल दूंगा तब भी वेलोसिटी बदल जाएगी, कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं सीधा जा रहा हूं 20 की स्पीड से, मुड़ गया 20 की स्पीड से, तो भैया आपकी स्पीड तो 20 ही है, लेकिन अब की बार स्पीड नहीं बदली है, लेकिन आपका बदल क्या गई है, वेलोसिटी बदल गई। तो वेलोसिटी बदलने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ डायरेक्शन बदल दो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ऐसे गया और ऐसे गया, मैंने कहा 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। आपने बोला इसमें क्या बदल गया है, तो आप बोलेंगे वेलोसिटी बदल गई है, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन पर भी, दिशा पर भी निर्भर करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलो, तो इतनी सी बात थी, मैं इसको बताना चाह रहा था आपको। तो फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया, अब हम जरा एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मेरी बात समझना। इन दोनों को निकाल कर देखता हूं, एक क्वेश्चन छोटा सा ले लेते हैं।
मैंने कहा मैं चला 4 मीटर जिसमें लगा 2 सेकेंड। मैंने कहा मैं चला 3 मीटर, मुझे लगा 3 सेकेंड। कोई बात नहीं, ब्लू हो गई थी थोड़ी सी। चलो, हमने कहा 4 मीटर चले तो 2 सेकेंड लगा, 3 मीटर चले तो मान लीजिए 3 सेकेंड लगा। क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए फाइंड स्पीड एंड वेलोसिटी। आपको बताना है कि स्पीड और वेलोसिटी क्या रही होगी, चाल और वेग क्या रहे होंगे। आपको बताना है चाल और वेग क्या रहे होंगे, चाल और वेग क्या रहे होंगे, स्पीड और वेलोसिटी, चाल और वेग क्या रहे होंगे। हमने कहा ठीक है, आपने कहा देख लेते हैं स्पीड कितनी रही होगी। स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना हुआ, 4 और 3 7 अपॉन टाइम 3 और 2 5, यानी कितना निकला 7/5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर आप वेलोसिटी देखेंगे तो देखो अब की बार वेग बदल जाएगा क्योंकि डायरेक्शन बदली है। वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा ये, और ये कितना होगा 5 मीटर। आपने कहा कितना 5 अपॉन टाइम कितना लगा है, टाइम तो उतना ही लगा है 5, यानी कितना हुआ 1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब समझ रहे हो, वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा दिशा के बदलने के साथ बदल जाती है। तो कभी भी हमें सिर्फ क्या बदलना है, डायरेक्शन बदलना है, और डायरेक्शन बदलना है तो वेलोसिटी बदल गई, वेलोसिटी यानी वेग बदल गया। ठीक है भाई, वेलोसिटी बदल गई। और कोई एग्जांपल बताऊं आपको, चलो हमने बेटा एक चीज पढ़ी है सर्कुलर मोशन। अगर आपको पता हो, हमने पढ़ा है वृत्तीय गति। सर्कुलर मोशन में वृत्तीय गति में एक चीज गोल गोल चक्कर लगाती है, और गोल गोल चक्कर लगाती है तो आप ये मत कह देना कि वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। मैं बोल दूं आपसे दोबारा से, मैंने कह दिया मैं 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूं, ये क्या है आपकी स्पीड है, और मैं स्पीड इतनी ही रख रहा हूं 20 मीटर पर सेकंड। आपने किसने 20 मीटर पर सेकंड से, मतलब मुझसे क्वेश्चन पूछा गया बताओ क्या वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। बेटा वेलोसिटी दो चीजों के बदलने से आपको दो चीजें चेक करनी पड़ेंगी वेलोसिटी अगर कांस्टेंट लानी है, एक समान लानी। पहला क्या इसकी चाल कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, आप बोलेंगे बिल्कुल। क्या इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, क्या इसकी दिशा भी कांस्टेंट। और आप देखोगे डायरेक्शन हर चीज जगह पर बदल रही है। यहां पर ये वेलोसिटी है, 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 और वेग की दिशा हर जगह क्या है, बदल रही है। यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन, या ऐसे लिख दूं डायरेक्शन चेंज हो रही है, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, दिशा के बदलने की वजह से, दिशा के बदलने की वजह से वेलोसिटी बदलेगी, वेलोसिटी चेंज होगी। तो सर्कुलर मोशन में स्पीड कैन बी कांस्टेंट, यानी चाल तो नियत हो सकती है 20 मीटर पर सेकेंड, पर वेलोसिटी कैन नॉट बी कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि हर जगह पर क्या बदलती है, दिशा बदलती है, और वेलोसिटी कांस्टेंट रखना है तो डायरेक्शन भी कांस्टेंट और स्पीड भी कांस्टेंट, दोनों चीजों का नियत होना जरूरी है। इसीलिए वेलोसिटी को अगर पता लगाना है कांस्टेंट को, तो आपको डायरेक्शन पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, डायरेक्शन पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। इतनी सी बात है, इसीलिए हम इसको स्केलर और वेक्टर के नाम से जानते हैं। बेटा π/2 सिद्धार्थ, बेटा कोई दिक्कत थोड़ी ना है बेटा, डिपेंड करता है। देखो सिद्धार्थ, आप जो बात कर रहे हो ना एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में कितना एंगल होता है सर्कुलर मोशन वगैरह में, तो बेटा ये तो आपको देखना पड़ेगा। आप किस एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो इस पे भी डिपेंड करता है। देखिए हम जानते हैं कि आप जानते हैं कि एक सर्कुलर मोशन के अंदर बहुत सारे तरह के एक्सेलरेशन हो सकते हैं, त्वरण हो सकते हैं। जैसे हो सकता है आप बात कर रहे हैं मुझसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की या वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, या हो सकता है आप मुझसे बात कर रहे हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की, तब कुछ और हो जाएगा। हो सकता है आप तब मुझसे बात कर रहे हो जब कोई चीज गोल घूम रही है तब ब्रेक लग रहे हो, तब कुछ और हो जाएगी। हो सकता है आप नेट एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो सकता है आप एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा मुझे कौन से त्वरण की बात कर रहे हो। हाँ, अगर सेंट्रीपिटल की बात कर रहे हो तो π/2 है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हमने कहा ठीक है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमने कहा ठीक है, मान लेते हैं। हमने कहा हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, और मैंने कहा कि बताइए मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूं, मेरी स्पीड बताइए क्या होगा। तो आप बैठ गए
और आपने बोला स्पीड बराबर से डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम इसका मतलब ये हुआ कि मैं 5 किलोमीटर गया तो मेरी मोटरसाइकिल घर में बैठी है, अपने साथ लैपटॉप लेकर चल रही है मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल ने बोला कि भैया डिस्टेंस हुई गई अपनी 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर लगाया फॉर्मूला, कितना टाइम लगा वो फॉर्मूला लगाया, तब निकाल रही है। भैया लैप टीवी हमारे मोटरसाइकिल के पास इतनी मेहनत थोड़ी ना है कि वो पूरा चेक करेगी। ऐसे तो वो स्पीड तब बता पाएगी जब आप घर पे पहुंचोगे। तो भैया स्पीड यानी वो समझ लेते हैं कि वो कोई चाल नहीं है, यानी उसमें कुछ लोचा है। क्योंकि मोटरसाइकिल स्पीड तो बताती है, चाल तो बताती है, लेकिन चाल कोई और बताती है, क्योंकि वो फॉर्मूला नहीं लगाती डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी दूरी किसी और प्रकार की भी होती है। वास्तविकता में बेटा दूरी स्पीड को हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब समझ रहे हैं, औसत चाल। औसत चाल। और एक पढ़ेंगे इसका नाम होगा इंस्टेंटेनियस। बहुत सारे लोग तो अभी भाग गए होंगे, भैया क्या बोल रहे होंगे। भैया आ जाओ भाई, शेयर वेयर कर दो यार, सब शेयर करो यार। क्या है यार, तुम लोग आ ही नहीं रहे हो तो फिर तुम लोगों के क्या मतलब यार। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो यार, ये कर देंगे वो कर देंगे। शेयर करो यार, बच्चों को बुलाओ। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस को हिंदी में क्षणिक। क्षणिक यानी कहने का मतलब यह हुआ कि मोटरसाइकिल कोई और स्पीड नापती है, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम वाली नहीं नापती, दूरी बटा समय वाली नहीं नापती। बिल्कुल सही। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, औसत चाल का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय। जबकि इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस मोटरसाइकिल हमारी नापती है कि आपकी उस वक्त पर चाल कितनी थी, उस वक्त पर आपकी स्पीड कितनी थी। मोटरसाइकिल उस वक्त पे बताती, हो सकता है आप उस वक्त 48 पर हो सकता है आप 148 पर हो सकता है आप 548 पर हो। तो आपने बोला कि उस वक्त पे आपकी चाल क्या है वो बताएगी, है ना, समझ रहे हो, उस वक्त पे आपकी चाल क्या है, तो वो इस इंस्टेंट पे बताती है। नहीं समझे, मेरा बताता हूं। मैंने कहा मेरा 1 घंटे का वीडियो बहुत बढ़िया है, तो आपने कहा भैया सर आप बता रहे हो औसत, एवरेज बोल रहे हो कि हाँ आपने भैया ठीक ठाक तो नहीं, ठीक ही पढ़ाता हूं मैं। आपने बोला एवरेज, आपने बोला लेकिन आपने 36:27 पे बहुत बहुत बुरा तो नहीं पढ़ाया, 36:27 पे बहुत अच्छा पढ़ाया। तो समझना, आपने कहा कि पलक झपकते वाला टाइम 36:37 27 वो क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस कहलाएगा। जबकि पूरा क्या कहलाएगा, एवरेज। यानी एवरेज एक बड़ा टाइम है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एक इंस्टेंट पर बहुत छोटा समय क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस टाइम, है ना। पलक झपकते ही मोटरसाइकिल टकरा गई, पलक झपकते ही, तो वो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस कहलाता है। तो दोनों में फर्क होता है। क्या पूछ रहे हैं, सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन क्या होगा, 0। बेटा एक्सीलरेशन 0 नहीं होगा बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो होगा बेटा प्रीतम। अभिकेंद्रीय त्वरण तो होगा, सेंटीपिटल एक्सीलरेशन तो होगा ना बेटा। डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, और डायरेक्शन चेंज हो रही है सर्कुलर मोशन में, दिशा बदल रही है, तो इसका मतलब डायरेक्शन बदल रही है, मतलब वेलोसिटी बदल रही है, वेलोसिटी बदल रही है तो एक्सीलरेशन तो होगा। दिमाग लगाओ ना अपना, कहां चला गया भाई, है ना प्रीतम। चलो, तो हमने कहा टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, इंस्टेंट मतलब पॉइंट पर इसका मतलब ये हुआ, इसका फॉर्मूला होगा बहुत छोटे समय के लिए, यानी इंस्टेंट अपॉन टाइम। हम इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, आपने बहुत छोटा। हमारी फिजिक्स में बहुत बड़ी वैल्यू को लिखने के लिए, बहुत छोटी वैल्यू को लिखने के लिए अंतर है। क्या अंतर है, छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू को लिखने के लिए अंतर है। कैसे, अगर कभी डेल्टा लिखकर आएगा तो मतलब आप लार्ज की बात कर रहे हो, बड़े की, और जब आप डी की स्मॉल ds लिखते हो ना, dt लिखते हो, तो ये क्या है, स्मॉल है। नहीं पढ़ा कभी। जब आप डेल्टा एस लिखते हो तो इसका मतलब बहुत बड़ी वैल्यू की बात कर रहे हो। जब ds डेल्टा t लिख दो, इसको डेल्टा टी की बात करो तो बहुत बड़े समय की बात कर रहे हो, और जब हम dt की बात करें तो बहुत स्मॉल समय की बात कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी इसको लिख सकता हूं डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, या फिर S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, ये भी फॉर्मूला होगा। तो एवरेज में फॉर्मूले को मिस मत कर दीजिएगा। बहुत छोटा समय तो आपको समझ लेना है। इंस्टेंटेनियस कैसे निकलेगा, हमेशा और हमेशा डिफरेंशिएशन करने से ही निकलेगा। तो आपको जब भी इंस्टेंटेनियस निकालना होगा तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन। तो आप याद रख लीजिए, ऐसे में आपको कोई ना कोई इक्वेशन दी होगी। जब भी हम किताबें खोलते हैं तो हमने बहुत सारी इक्वेशन लिखी देखी होंगी, s बराबर t² प्लस माइनस t प्लस 1। आपने लोग बताओ कि वेलोसिटी क्या होगी, तो आप डिफरेंशिएशन
तो जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो क्या निकलेगी, इंस्टेंटेनियस। इसी प्रकार से एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला ये। और हमारी मोटरसाइकिल क्या नापती हैं, बाइक, कार, ये सब क्या नापती हैं, बाइक, व्हीकल क्या नापते हैं, मेजर्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। हिंदी वालों के लिए मोटरसाइकिल, गाड़ियां, कार वगैरह क्या नापती हैं, क्षणिक चाल का नापती हैं, क्षणिक चाल नापती हैं। किससे नापती हैं, तो मीटर से नापेंगी। मीटर का नाम क्या होगा, स्पीडोमीटर। क्या कहते हैं बेटा, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर, दूरी नापने वाले मीटर को क्या कह देंगे, डिस्टेंस किससे नापोगे बेटा आप, ओडोमीटर। तो ध्यान रखिएगा, स्पीडोमीटर से नापते हैं। स्पीडोमीटर क्या नापता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड नापता है। बहुत रद्दी क्वेश्चन है, 2 कौड़ी का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी लिखना पड़ेगा। तो स्पीडोमीटर क्या नापता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है जी, हाँ भाई गुरुजी आपको भी प्रणाम भैया अमित। ठीक है सर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, mv² बटा आर से निकाल लो बेटा, है ना, mv² बटा आर। सिद्धार्थ बेटा mv² बटा आर लगा दो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन cp। सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बेटा प्रीतम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वगैरह ये सब चीजें हम अगर रोटेशनल वाले टर्म में पढ़े तभी अच्छा है ना, यहाँ पर नहीं पढ़ सकते हैं अभी, तो हम बस ले रहे हैं। जो लोग बहुत ही वीक है, जिनको ABCD में भी दिक्कत होती है फिजिक्स की, या बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता, जिनको लगता है फिजिक्स बहुत बोरिंग है, उनके लिए है कि मजा आ जाएगी, पर पढ़ने फील करो कि है क्या, मोटरसाइकिल क्या नाप रही है, इंस्टेंटेनियस नाप रही है, उस छड़ पे नाप रही है। फॉर्मूला थोड़ी ना लगा रही है लैपटॉप लेकर कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। भाई फॉर्मूला लगाने के लिए लैपटॉप की जरूरत तो नहीं है, लेकिन ठीक है। तो हमने कहा 2 तरह की होती है, क्या होती है, 2 तरह की होती है, समझ रहे हैं, डायरेक्शन बदलने से वेलोसिटी बदलती है, और ये भी होता है। ऐसे ही वेलोसिटी भी हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। कौन कौन सी, एक पढ़ेंगे हम एवरेज वेलोसिटी, यानी औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल, एवरेज वेलोसिटी। हाँ भाई डाउट लेते जाओ, डाउट पूछते जाओ मुझसे जल्दी जल्दी। सर आई एम ए न्यू स्टूडेंट, बेटा ये कोई डाउट नहीं हुआ, आई एम ए न्यू स्टूडेंट। कोई अच्छा डाउट पूछो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ पेपर के। यार क्या बात पूछ ली यार आपने, भाई लिखवा दूं 25 क्वेश्चन ही सेम, रिपीट कर दीजिए सर, रिपीट कर दे, पूरा रिपीट कर दे। रिपीट तो नहीं, दोबारा वीडियो देखो यार, इतना मत करो कि ये तो हमारे 9th क्लास में आया था यार, ऐसे कैसे कर रहे हो। सर नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, नोटिफिकेशन बेटा मिल जाएगी, है ना। वाईफाई स्टडी इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही चैनल पे मेरे साथ मिलिए रोज शाम को, है ना। बाकी तो मैं तो आपके लिए हमेशा हुई, आप कभी भी फोन तो लगा ही देते हैं मुझे रात को 11, 11:30, 12, 2 बजे। चलो, तो ये हुआ औसत चाल, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यानी कुल विस्थापन बटा कुल समय, कुल विस्थापन बटा कुल समय, कुल विस्थापन बटा कुल समय। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, कुल विस्थापन बटा कुल समय। दूसरा क्या होगा, इंस्टेंटेनियस, यानी इंस्टेंटेनियस का मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या अंतर होता है ये भी जानेंगे। क्षणिक वेग पर बिल्कुल अंतर होता है, अंतर होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी में। पर जब हम एयरफोर्स की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो ज़्यादा अंतर नहीं बता पाते इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में, परंतु अंतर होता है, मैं आपको बता के चलूंगा। लेकिन फिर भी इस तरीके से हम 4 तरह की वेलोसिटी को पढ़ेंगे। तो जब भी एवरेज निकालना होगा तो S2 - S1 अपॉन T2 - T1, जब भी इंस्टेंटेनियस निकालना होगा तो ds/dt। बस इतनी सी बात है, और आपके पूरा ठीक है ना, हो गया। सर टैकोमीटर, बेटा आप टैकोमीटर तो बेटा आरपीएम में नापेगा ना, नंबर ऑफ रोटेशंस। दिनू बेटा वो तो नंबर ऑफ रोटेशंस नाप लेगा, है ना टैकोमीटर। अच्छा आपने बोलो, हाँ टैकोमीटर अगर आपको पता लग जाए आरपीएम में कि कितना टैकोमीटर से, अगर आप ये पता लगा सकते हैं कि 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है, तो आप ये भी पता लगा सकते हैं कि गाड़ी कितना दूर चेक कर रही है। इस तरीके से, जैसे आपने कहा एक पहिया चक्कर लगा रहा है, हमने कहा भैया पहिए ने 2 चक्कर लगाए, 2 राउंड्स लगाए, कितने, 1 सेकंड में। तो अगर आपको पता चल गया 2 राउंड लगाए 1 सेकंड में, इसका मतलब कितनी डिस्टेंस तय की होगी, 1 राउंड मतलब 2πr तय करना, यानी डिस्टेंस कितनी रही होगी, 2 × 2πr। हाँ ऐसे भी दूरी निकाल सकते हैं, पर इतना लंबा ना जाकर ओडोमीटर का यूज कर लेते हैं। चलो लिख लेते हैं, बता दूं। और कोई डाउट? चलो, तो 2 तरह के हमारे पास हैं, एक तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मोटरसाइकिल क्या नापती है, स्पीड नापती है, वो भी कौन सी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। फॉर्मूला हमें पता है। पहली बात,
औसत चाल औसत वेग से हमेशा बड़ी होगी। क्यों होगी? बहुत आसान है। स्पीड का फॉर्मूला, चाल का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब ऊपर वाली चीज हमेशा छोटी या फिर बराबर होगी तो ऑब्वियसली बात है ये पूरी की पूरी चीज भी क्या होगी, छोटी या बराबर होगी। तो औसत चाल हमेशा औसत वेग के बड़ा होगी। हो सकता है स्पीड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी लिखकर आए, पर पेपर में मुझे नहीं लगता, पेपर में ये लिखकर आएगा कि एवरेज स्पीड हमेशा एवरेज वेलोसिटी से बराबर होगी। एयरफोर्स के पेपर में स्पीड और एवरेज स्पीड में कोई खास अंतर नहीं बता पाओगे, क्योंकि हम जब एयरफोर्स की तैयारी करते हैं या फिजिक्स की तैयारी करते हैं तो हम ये मानकर चल लेते हैं कि भैया स्पीड और एवरेज स्पीड लगभग सेम है, परंतु इनमें अंतर होता है। पर आपके लिए तो सब बराबर है, क्योंकि आपके में इतना लेवल नहीं है। तो औसत चाल हमेशा औसत वेग के बराबर होगी। इन दोनों का अगर रेशियो लिखूं कितना होगा, तो एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो कितना होगा, तो आप इसको यहां लेकर जाएंगे तो कितना होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। पहला क्वेश्चन थ्योरेटिकल ये रहेगा, ठीक है ना। चलो सर रिप्लाई कर दो, हाँ भाई बोलो, नो डाउट, ठीक है सर कोई डाउट नहीं है, कोई नाइस क्लास सर एवरी टाइम। ये हाँ भाई यही रहेगा, शाम को 5 बजे आपकी और मेरी चर्चा चाय पर, ठीक है ना, शाम को ही मिलना। सेकंड बात क्या, क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, नहीं पहले एक बात लिख लेते हैं। आपने कहा सर एक बात बताइए, अगर किसी की चाल 0 है, स्पीड 0 है, तो वेलोसिटी क्या होगी? सोचना फिर बताना। या वेलोसिटी 0 है तो चाल क्या होगी? देखो बेटा, मोटरसाइकिल नापती स्पीड, ये समझ लो कि मोटरसाइकिल में स्पीड 0 है, मोटरसाइकिल आगे बढ़ी नहीं। अब आगे बढ़ी नहीं, अगर आगे मोटरसाइकिल बढ़ी नहीं, स्पीड ही नहीं आई इसमें, तो वेलोसिटी कहां से आएगी? वेलोसिटी का फॉर्मूला था, वेग का फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। विस्थापन तो तब होगा ना जब कोई चीज आगे बढ़ेगी, डिस्प्लेसमेंट कहां से आ जाए? जब मोटरसाइकिल आगे ही नहीं चली तो डिस्प्लेसमेंट कहां से लेकर आओगे? नहीं बात समझे, दोबारा देखो। जब भी आपके दिमाग में स्पीड आती है तो आपके दिमाग में आनी चाहिए मोटरसाइकिल, कि भैया मोटरसाइकिल की बात कर रहा हूं। कह रहा है कि मोटरसाइकिल आगे नहीं चलेगी। अगर बेटा मोटरसाइकिल आगे नहीं चलेगी तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी तो 0 होगा क्योंकि डिस्टेंस 0 है। मेरी बात समझ रहे हो? स्पीड 0 होने का मतलब क्या हुआ? टाइम तो चलो चाहिए, डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? 0, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा? 0। याद रख लीजिए, अगर मोटरसाइकिल आगे ही नहीं बढ़ी है तो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अगर स्पीड 0 होगी तो वेलोसिटी को 0 होना पड़ेगा। नहीं आया? चलो, यदि मोटरसाइकिल आगे नहीं बढ़ी, तो दूरी 0 होगी, चाल 0 होगी, तो विस्थापन भी 0 होगा, विस्थापन भी 0 होगा। तो भैया डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा? 0 होगा। विस्थापन 0 होगा तो वेग भी 0 होगा। जब स्पीड 0 है तो वेलोसिटी हमेशा 0 होगी, लेकिन बेटा जब वेलोसिटी 0 है तो स्पीड 0 नहीं होगी। नहीं बताऊं कैसे? देखो, आपने कहा अगर वेलोसिटी 0 होगी तो क्या स्पीड 0 होगी? तो बेटा वेलोसिटी अगर 0 है तो भैया मोटरसाइकिल आगे नहीं बढ़ी तो वेलोसिटी 0 है। तो एक केस तो ये बनता है कि अगर ये 0 है तो भैया ये भी 0 होगी। तो हमने कहा ठीक है, एक तो 0 हो सकती है, लेकिन हमेशा ये सही नहीं है। क्यों? सोचकर देखना, अगर मैं कहता हूं कि मैं मोटरसाइकिल से घूमकर दोबारा यहीं आ गया, या इसको एग्जाम्पल को ना लेकर मैं एक और एग्जाम्पल ले लूं कि भैया मैं अगर गया 5 मीटर इधर गया और मैंने कहा मैं लौटकर इसी जगह पर 5 मीटर आ गया। जब यहां फिर मोटरसाइकिल चला के जा रहा हूं, गोलंबर के चक्कर लगा रहा हूं, जैसे ही मैं गोलंबर के चक्कर लगाऊंगा तो विस्थापन कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। नहीं, दोबारा बताता हूं भाई, चलो इसी में समझा दो। मैं मोटरसाइकिल लेकर गोलंबर के चक्कर लगा रहा हूं, गोलंबर समझते हो? चौराहे के। मैं यहां से चलना चालू किया, यहां से जैसे ही मैं चला और मैं चलते चलते इसी जगह पहुंचा,
जैसे ही इसी जगह पहुंचा, डिस्प्लेसमेंट यानी इनिशियल से फाइनल की दूरी यानी प्रारंभिक से अंतिम की दूरी कितनी होगी? तो मैं कहूंगा मेरा हो गया सर डिस्प्लेसमेंट जीरो, और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन शून्य हो गया इसी जगह आने के बाद, तो भैया वेलोसिटी भी तो जीरो होगी। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी बराबर लगाओगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और जीरो हो जाएगी। हाँ, डायरेक्शन जरूर चेंज कर रही है, पर बेटा डायरेक्शन का क्या अचार डालोगे जब वेग ही शून्य हो गया है? तो भैया वेलोसिटी बदल तो रही है पर उसका परिमाण कितना होगा? शून्य होगा। तो ऐसे केस में जहां पर वेलोसिटी जीरो होगी तो स्पीड जीरो हो भी सकती है और स्पीड जीरो नहीं भी हो सकती है। स्पीड जीरो हो भी सकती है और स्पीड जीरो नहीं भी हो सकती है। कोई सा भी केस बन सकता है। दोबारा बताऊं, अगर स्पीड जीरो है, मैंने कहा मोटरसाइकिल आगे नहीं बढ़ी, अगर मोटरसाइकिल आगे नहीं बढ़ी तो डिस्टेंस ही नहीं हुआ, और दूरी नहीं हुआ तो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट कहां से आएगा? मतलब वेलोसिटी जीरो। ये तो हमेशा केस है। पर वेलोसिटी जीरो हुई, जैसे इस वाले केस में वेलोसिटी तो जीरो है, लेकिन मोटरसाइकिल की तो होगी यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। नहीं समझे? हम मोटरसाइकिल को लेकर गोलंबर के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन जैसे ही डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी जीरो। वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटा समय। वेलोसिटी तो जीरो, लेकिन इस वक्त मैंने मोटरसाइकिल देखी, मोटरसाइकिल पे स्पीड क्या थी? 20, यानी भैया स्पीड तो है पर वेलोसिटी क्या हो गई है? इस बिंदु पे जीरो हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी जीरो होने का मतलब स्पीड जीरो होना हो भी सकता है और स्पीड जीरो होना नहीं भी हो सकता है। इस चीज को अच्छे से समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? अरे पूनम आ गई? हाँ भाई दिन्नू, क्या बात है? बिठा दूं? चलो, तो स्पीड वेलोसिटी के बारे में एक तो थ्योरी का क्वेश्चन ये बनता है। अब छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोगों से आंसर चाहूंगा। हाँ भाई दिन्नू, तैयार है ना? चलो क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन की बात ले लें। चलो, क्वेश्चन है s इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 कर दें, 60 कर देते हैं इसको। ठीक है, यह विस्थापन का एक समीकरण है। यह विस्थापन का एक समीकरण है। क्वेश्चन मैंने बनाया है, इसलिए हो सकता है कि आप पर आंसर थोड़े इधर उधर आ जाएं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, आप गणित तो लगा लेते हो। यह कोई विस्थापन दे रखा है s इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 60 प्लस 1। t बराबर 0 से 3 सेकेंड, 0 से 3 सेकेंड और 3 सेकेंड पर विस्थापन बताइए। नहीं, ऐसे लिखो, 0 से 3 सेकेंड और 3 सेकेंड पर वेग बताइए। 0 से 3 सेकेंड, फाइंड वेलोसिटी एट 3 सेकेंड, एंड 0 से 3 सेकेंड और 3 सेकेंड पर वेग बताइए, और 3 सेकेंड पर वेग बताइए। ये मेरा क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। आंसर बताइए कितना होगा। मुझे वेलोसिटी निकालनी है 3 सेकेंड पर और निकाली है 0 से 3 सेकेंड पर। पहली बात, आपके दिमाग ये खनकना चाहिए, आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि किसी एक टाइम पर, एक बहुत छोटे से समय पर लगने वाली चीज को हम इंस्टेंटेनियस कहते हैं, और एक बड़े से टाइम के लिए निकालने वाली चीज को एवरेज कहते हैं। इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए, क्षणिक निकालने के लिए डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, जबकि किसी बड़ी चीज को निकालने के लिए, बड़ी वैल्यू को निकालने के लिए हम एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? फॉर्मूलेस हमें पता है। तो बहुत सारे लोगों के आंसर्स भी आ गए। अरे बहुत तेज। हमने कहा ठीक है, मुझे ये समझ में आ रहा है कि 3 सेकंड पे निकालना है, मतलब मुझसे पूछा है इंस्टेंटेनियस, और 0 से 3 सेकंड मतलब एवरेज, यानी मुझसे पूछा गया एवरेज, औसत। चलो देख लेते हैं। इंस्टेंटेनियस निकालना मेरे लिए बहुत आसान है। मुझे पता है, अगर मुझे इंस्टेंटेनियस निकालना है तो मुझे पता है फॉर्मूला होता है ds बाई डी टी। ds बाई डी टी इसका कर देता हूं तो ये हो जाएगा 6t प्लस 6, और इसको 60 प्लस 6 लिख दिया। तो मुझे पता है किस टाइम पर निकालना है। मुझे दिया गया है टाइम बराबर 3 सेकंड पर कितना होगा, तो टाइम बराबर 3 सेकंड पर अगर इसमें पुट कर दूंगा तो 6 × 18 और
6 3 18 और 6 24 मीटर पर सेकेंड। 24 ही आया है। चलो भैया बहुत जल्दी जल्दी आंसर दे दिए। चलो मैं भी निकाल दूं जल्दी से। चलो सेकंड पूछा गया मुझसे एवरेज का फॉर्मूला v एवरेज का फॉर्मूला होता है, मुझे पता है S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। अगर मैं इस फॉर्मूले को इसमें पुट कर दूं तो S2 मतलब दूसरा वाला पुट करूं इसके अंदर 3 T की जगह। मेरी बात समझ रहे हो? इस 2 का मतलब क्या हुआ? S2 मतलब सेकंड वाला, मतलब 3 सेकंड पर जो डिस्प्लेसमेंट था उसकी बात की गई है, और ये फर्स्ट पर 0 सेकंड पर जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी बात की गई। नहीं समझ में आया? चलो मैं दोबारा निकाल के बताता हूं। S2 निकालना है, इसमें S2 निकालना है, इसका मतलब S2 निकालना है तो S2 का मतलब होगा 3 सेकंड पे बताना है। T बराबर 3 पुट कर दूं इसमें तो S बराबर निकलेगा 3 3 9 9 30 27 प्लस ये हो जाएगा 6 3 18 प्लस में हो जाएगा 1। ठीक है भाई? ठीक है भाई? ठीक है। 36 जो 37 47 46 46। ठीक है 46। और अगर मैं इसमें 0 पुट कर दूं तो कितना होगा? तो अगर मैं S1 की बात करूं तो वो किस पे निकालना है, दिख रहा है आपको? अगर मुझे S1 लिखना होता तो S1 निकालना है 0 सेकंड पर, तो 0 पुट करता हूं T की जगह तो इसकी वैल्यू कितनी निकली? 1। इन दोनों को वहां पर पुट कर देता हूं। ठीक है, अगर इन दोनों को यहां पर पुट कर दूं तो इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी S2 माइनस S1 यानी 46 माइनस 1 अपॉन टाइम कितना होगा? 3 माइनस 0 यानी 45 अपॉन 3। ये निकल कर आया और इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 15। इसका आंसर निकलेगा। तो 15 मीटर पर सेकंड तो एवरेज है और इंस्टेंटेनियस कितनी है? 24 मीटर पर सेकंड। तो 15 और 24 आंसर्स हैं, सबके आंसर्स आ गए हैं। भटकती आत्मा आपका भैया आपका आंसर बिल्कुल सही है। सर एनडी की क्लास कब से है? बेटा एनडी की क्लास भी बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, है ना। हम लोग प्रयासरत हैं जितना जल्दी आपके सिलेबस को स्टार्ट कर दिया जाए। एग्जाम्स देखिए, एग्जाम्स होंगे और इस बात को सोचकर चलना कि भी एग्जाम होंगे तभी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, ये बात बहुत गलत है। अभी से प्रिपरेशन को स्टार्ट करके रखो, चला के रखो, ताकि जैसे ही एग्जाम होना तो आप बिल्कुल रैंक के लिए टूट पड़ो। समझ रहे हो? तो इसलिए आप तैयारी करके रखो अपनी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मिटा दूं? एक और क्वेश्चन लिखूं? मिटा दूं? सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। सिद्धार्थ चौधरी कह रहे हैं एक्सीलरेशन इट मे बी और मे नॉट बी। कह नहीं सकते बेटा एक्सीलरेशन का। सिद्धार्थ चौधरी दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आने दो सर्कुलर मोशन, अच्छे से बता दूंगा। चलो अभी तो छोटे छोटे डाउट लिया करो यार, लंबे लंबे डाउट मत पूछो कि बता दो पूरा। डिफरेंशिएट करके भी तो कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएट ही तो किया था बेटा। बार बार डिफरेंशिएट थोड़ी ना कर दोगे, एवरेज निकालने में डिफरेंशिएशन थोड़ी ना कर दोगे बेटा। दिन बेटा डिफरेंशिएशन करोगे तो इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए करोगे ना, तो वो तो करोगे। ठीक है चलो एक और क्वेश्चन करो, आंसर बताना। यदि क्वेश्चन लिखो हिंदी में, यदि S बराबर 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2 है, यदि S बराबर 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 1 है, इतना है, प्लस 2 है, मान लो प्लस 2 है, इतना है, प्रारंभिक वेग बताइए। ये क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, अगर इस क्वेश्चन को ढंग से लिखना हो, मैंने क्योंकि शॉर्ट लिख दिया है, लेकिन इस ढंग से लिखना हो तो ऐसे लिखा जाएगा इस क्वेश्चन को। इफ S इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2 इज अ इक्वेशन इन x कोऑर्डिनेट, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। तब आपको बताना है कि प्रारंभिक वेग क्या होगा इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ऐसे बोलना चाहिए था इस क्वेश्चन को, लेकिन ठीक है आप लोग तो समझ जाओगे। प्रारंभिक वेग बताना है कि कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी बतानी है कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है। ठीक है कर भी दिया। क्या पूनम पर ध्यान दे तू, डिफरेंशिएट मत कर। चलो भाई कौन है ये बेटा, वो सर ने रिप्लाई नहीं किया। ठीक है इससे भी तो शॉर्ट तरीके से हो सकता है बेटा। शॉर्ट तो ऐसा है कि मैं बिना देख के ही बता सकता हूँ। ठीक है 5 6 5 6। चलो प्रारंभिक वेग बताना है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, तो देखो
कंसेप्ट समझना कि कंसेप्ट क्या लग रहा है। थोड़ा सा ब्लू स्क्रीन हो जाता है। सुमन मैम 2-3 दिन में पढ़ा देंगे है ना बेटा, पर शेयर करो जल्दी से, बच्चों को बुलाओ यार, है ना। लव यू भाई, लव यू, है ना, बिल्कुल। चलो लिखो। तो सिंपल सी चीज है कि s बराबर दे रखा है 3t² + 5t + 1। s बराबर है 3t² + 5t + 1, है ना। सर प्लीज शॉर्ट ट्रिक भी बता दीजिएगा। ओके बेटा अमित तिवारी, जैसे ही हम शॉर्ट ट्रिक्स करेंगे वैसे ही शॉर्ट ट्रिक भी बताते चलेंगे। जहां जहां आएगी बेटा मैं वो तो शॉर्ट ट्रिक तो बताऊंगा यार। देखो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज स्टार्ट होने का मतलब क्या होता है। जब भी हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हैं, यानी इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग की बात करें, तो प्रारंभिक वेग का मतलब ये हुआ इनिशियल वेलोसिटी का कि जिस समय t टेंड्स टू 0 हो। देखो t 0 तो नहीं कर सकते, t 0 तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ t लगभग 0 के बराबर होगा, क्योंकि t बराबर 0 पे तो कोई चीज चल नहीं रही होती, तो t टेंड्स टू 0 पे कुछ होगा। यानी प्रारंभिक वेग अगर पूछा गया है तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि t बराबर 0 की बात कर रहे हैं। लेकिन हमें तो डिस्प्लेसमेंट दिया गया है ना, और डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, पहले इसको वेलोसिटी में बदलो तो तब तो t बराबर 0 पुट कर पाओगे, नहीं समझे। पहले वेग में बदलो तो इस इक्वेशन को, अगर मुझे इसे वेलोसिटी में बदलना है तो मुझे पता है ds/dt कर देंगे, और मैं अगर इसको पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 60 + 5, और अगर ये 60 + 5 हो गया तो मुझे पता है अब क्या करना है फॉर इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग के लिए। इसको तो आप देखकर भी बता सकते थे। इनिशियल वेलोसिटी के लिए, वेग के लिए क्या होगा, t बराबर 0 पुट हो जाएगा, और ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा v बराबर 5 मीटर/सेकेंड। ऑब्वियस सी चीज है, बताओ कोई क्वेश्चन हो। बहुत आसानी से हो गया। वेलोसिटी इज 5 एंड एक्सेलरेशन इज 6। ओह दैट्स ग्रेट, एक्सेलरेशन भी निकाल दिया लोगों ने, दैट्स ग्रेट। एक्सेलरेशन इज 6। तो जो एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं आपके लिए एक छोटा सवाल है, एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट बता दो। सेकंड न्यूमेरिकल में एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट आ रहा है, एवरेज वेलोसिटी आ रहा है। कौन किसने पूछा है मुझसे, दिन्नू सिंह। ओके बेटा एवरेज पे भी आ रहे हैं बेटा, एक कंसेप्ट को थोड़ा सा खत्म कर ले। पहले इंस्टेंटेनियस को मैं सोच रहा था थोड़ा सा उड़ा दूं, फिर मैं इसका डिफरेंशिएशन इस वाले कंसेप्ट को भी ले लूंगा, इसलिए मैं सोच रहा था, बाकी तो कर ही लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज के कंसेप्ट, एवरेज का कंसेप्ट भी करना है। चलो एवरेज के कंसेप्ट पे भी आ जाते हैं। चलो हमें ये पता लग गया था कि भाई एवरेज निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कोई मुझसे बोला था शॉर्ट ट्रिक। चलो भाई शॉर्ट ट्रिक की बात कर लेते हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रिक बेटा हर जगह नहीं लग सकती, उसकी कुछ लिमिटेशंस है, तो अपनी आंख बंद करके शॉर्ट ट्रिक मत लगा देना, है ना। पहले सोचना उस क्वेश्चन में दिए क्या रखा है, फिर ही शॉर्ट ट्रिक लगाना, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक की कुछ लिमिटेशंस है, हर जगह नहीं लगती वो शॉर्ट ट्रिक, लेकिन फिर भी हम करते हैं। अब हमने इंस्टेंटेनियस निकालना तो सीख लिया कि कुछ इक्वेशन दे रखी है, ऐसा ऐसा हमने सीख लिया। ऐसे ही एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर एवरेज करते हैं। एक क्वेश्चन और छूट जाएगा वरना, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि हमें प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है तो चलता ही रहेगा। क्वेश्चन लिखना, यदि एक क्वेश्चन दे रखी है s बराबर 3t² + 4t + 1, फिर से एक इक्वेशन दे दी मैंने, इज अ इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। यह किसकी इक्वेशन है, विस्थापन की इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, विस्थापन की इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। और क्वेश्चन ये पूछा है, टिकटॉक पर भी पढ़ाएंगे, कौन है भाई, अरे हाँ बेटा टिकटॉक पे भी पढ़ाएंगे। चलो सर्कुलर मोशन जब यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 0 होना चाहिए। सर्कुलर मोशन में जब क्या यूनिफॉर्म है मेरे को समझ में नहीं आया। सर्कुलर मोशन जब यूनिफॉर्म है, सर्कुलर मोशन जब यूनिफॉर्म, बेटा मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो बेटा, एक्सेलरेशन जब होना है, एक्सेलरेशन के होने के लिए वेलोसिटी का बदलना जरूरी है, और वेलोसिटी के बदलने का मतलब मैग्नीट्यूड का बदलना नहीं होता है। वेलोसिटी का बदलना मतलब डायरेक्शन का बदलना भी हो सकता है, दोनों में डिफरेंस है।
जब आप त्वरण बोलते हो, एक्सेलरेशन बोलते हो, तो एक्चुअली में एक्सेलरेशन तब आता है जब वेलोसिटी चेंज होती है। और वेलोसिटी चेंज कब होगी, वेग कब बदलेगा, जब या तो मैग्नीट्यूड बदले, परिमाण बदले, 20 मीटर पर सेकंड वाला बदले, या फिर डायरेक्शन बदल जाए। सर्कुलर मोशन में, वृत्तीय गति में हर जगह पर दिशा बदलती है, डायरेक्शन बदलती है। और क्योंकि डायरेक्शन बदलती है, डायरेक्शन बदलने की वजह से वेलोसिटी बदलती है। मैग्नीट्यूड नहीं बदला है, डायरेक्शन बदलने की वजह से वेलोसिटी बदली है। और इस वेलोसिटी बदलने से जो एक्सेलरेशन आता है उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं, जो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होता है। पर सिर्फ एक एक्सेलरेशन नहीं होते, और भी एक्सेलरेशन होते हैं। जब टॉपिक आएगा तब बात करेंगे, ठीक है ना। चलो, दिस इज अ क्वेश्चन, फाइंड टाइम वेयर, या इस इक्वेशन को हटाओ, एक अच्छी इक्वेशन लिखते हैं। इस इक्वेशन से काम नहीं चलेगा, एक अच्छी इक्वेशन लिखते हैं। 3t बराबर √3x प्लस 1, 6 कर लो। एक इक्वेशन दे रखी है 3t बराबर √3x प्लस 6। इस क्वेश्चन को बात करते हैं। फाइंड टाइम वेयर वेलोसिटी इज 0, हिंदी में लिखिएगा, यदि यह समीकरण विस्थापन का है तो वह समय बताइए जब वेग शून्य रहा होगा। तो वेग शून्य रहा होगा, वेयर वेलोसिटी इज 0, वेलोसिटी 0। भाई शेयर करो और बच्चों को बुलाओ। क्या कर रहे हो दिन्नू? गौरव चौधरी कहाँ चले गए भाई? गौरव चौधरी आओ। चलो, तो एक सिंपल सी चीज है कि मुझे एक इक्वेशन, एक समीकरण दे रखा है 3t बराबर √3x प्लस 6। अब आपको मुझे ये बताना है कि वो टाइम बताओ जहां पर वेलोसिटी 0 होगी। क्या वेलोसिटी, वेग किसी समय पर 0 होगा? वो टाइम निकालना है जब वेलोसिटी 0 होगी। ये क्वेश्चन है, करो जल्दी से, मुझे आंसर बताओ। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। एवरेज वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है, एवरेज स्पीड का जो कंसेप्ट है, उसको हम नेक्स्ट टर्न पे सीखेंगे। और जो आप कह रहे थे शॉर्ट ट्रिक्स, जो भी कह रहा था मुझसे शॉर्ट ट्रिक्स, हाँ वो भी सीखेंगे। पर शॉर्ट ट्रिक कुछ जगह पे लगती है, हर जगह नहीं लगा देते हैं। बेसिक कंसेप्ट पता कर लो। पर शॉर्ट ट्रिक तो उन्हीं से बनी है, तो वो भी करेंगे, है ना। शॉर्ट ट्रिक्स तो हम बताते ही हैं। फिजिक्स में हम शॉर्ट ट्रिक नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अभी तो आगे चल के ऐसे शॉर्ट ट्रिक करेंगे कि भाई बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स हम हिला देंगे बहुत तरीके से। भाई अभी 6 बजे मैथ्स की क्लास होगी। हाँ भाई ज़रूर अटेंड करना, भाई ज़रूर अटेंड करना। चलो जल्दी से इस आंसर, किसी ने आंसर नहीं दिया मुझे, किसी ने आंसर दिया है कि नहीं दिया है? चलो बेटा, एक इक्वेशन है मेरे पास 3t बराबर √3x, अंदर है x प्लस 6। मुझसे बोला गया है कि वो टाइम बताओ, वो समय बताओ जहां पर वेग शून्य होगा। ध्यान से, आराम से हिंदी पढ़ना इसकी, कि वेग कब शून्य होगा। तो वेलोसिटी को 0 पुट करना है, उस वक्त क्या निकालना है? t निकालना है। पर पहले वेलोसिटी निकाल तो लो, बदल तो लो वेग में। तो अगर मुझे ये पता है कि इसकी वेलोसिटी कैसे बदले, तो हमें पता है कि वेलोसिटी बदलने के लिए हमारा जो फॉर्मूला बनने वाला है वो करना है मुझे ds/dt। ds को एक साइड लाना है, तो x को एक साइड लेकर आते हैं। कैसे? √3x बराबर लिख सकता हूं 3t - 6। बताया किसी ने? रोहित राणा 2 अरे खतरनाक कंसेप्ट। √3x इतना हमने वाला इसको लिख दिया। अब मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देता हूं, इसको लिख सकता हूं 3x = इसको लिखूंगा, ये हो जाएगा 3t - 6 का होल स्क्वायर। शॉर्ट भी कर सकता था, पर कुछ बच्चे हैं मेरे जो पूरा ही सीखते हैं। 3x बराबर इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 9 9t² प्लस ये हो जाएगा 36 माइनस 2ab। 2ab मतलब 2 3 6 छकना 36 36 t, ये हो जाएगी। इस इक्वेशन को और सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करेंगे तो ये x बराबर बचेगा, ये जाएगा 3 3 × 9 3t² माइनस -12t -12 बचेगा। किसी को दिक्कत हो तो मुझे बताना। अब जब x आ गया, अब तो मेरे पास ds/dt निकालना बहुत आसान है, क्योंकि v बराबर फिर लिखूंगा dx/dt। जितने भी तरह के बेटा क्वेश्चंस बन सकते हैं A to Z सारे कंसेप्ट करा दूंगा, और क्वेश्चंस बहुत होंगे, थ्योरी और न्यूमेरिकल्स बहुत होंगे। तो आप इसके लिए तैयार रहिए, प्रिपेयर रहिए, है ना। बहुत सारे प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि प्रैक्टिस अलग से नहीं, इसी में करेंगे। v बराबर dx/dt, इसको अगर dx/dt किया तो ये हो गया 60 - 12। ठीक है, बताओ भाई कोई दिक्कत हो?
60 माइनस 12, और मुझे बताना है कि जब ये चीज़ जीरो हो जाएगी, ये चीज़ जीरो कब हो जाएगी, तो आप v की जगह जीरो पुट कर दें, ये जीरो पुट करना है तो ये हो जाएगी 60 माइनस 12 इक्वल्स टू जीरो। टी बराबर निकल कर आ जाएगा 2 सेकेंड, यानी टी बराबर 2 सेकेंड पर v बराबर क्या होगा, जीरो होगा। इतनी सी बात है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाएगा। ठीक है भाई, बताओ भाई कोई दिक्कत परेशानी समस्या, कोई परेशानी? आज का लेक्चर वाइंड अप कर रहे हैं। इस कंसेप्ट पर एक दो सवाल और हैं, इसके बाद हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के कंसेप्ट पे चलेंगे, औसत चाल और औसत वेग निकालना सीखेंगे, और बाकी जो आप शॉर्ट ट्रिक कह रहे थे वो शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। बाकी कुछ और भी हैं इस चैप्टर के अंदर, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स, उनको भी जानेंगे कैसे कैसे निकालते हैं, और क्या क्या और तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इनको भी देखेंगे। ठीक है ना, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्न। साथ रहिए, ध्यान रखिए, ठीक है, और स्वस्थ रहिए, और अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, और पढ़ते रहिए, है ना। चलो भाई मिलते हैं, ओके, गुड बाय। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से ज़रूर जुड़िएगा, आगे का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। एनडीए के लिए भी, हाँ भी, एयरफोर्स के लिए भी, एनडीए के लिए भी, बिल्कुल ठीक है। चलो मज़ा आ गया, चलो भाई, थैंक यू, चलो।